वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं बार्ले के बारे में। बार्ले का जो वानस्पतिक नाम है ये होता है होर्डियम वल्गियर। जो बार्ले जो है यानी कि जो है ये क्या है, स्वपरागित फसल हैं। अब बात करते हैं इसके कुल की, तो इसका जो कुल होता है वो ग्रेमिनी कुल से ये संबंधित है। ग्रेमिनी कुल है बार्ले का, जो कुल से संबंधित है ये ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। जबकि इसका उत्पत्ति जो स्थान है ये क्या है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है, दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कई बार आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा इथोपिया जो है, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बार्ले का उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया, इथोपिया, या इसको एबिसिनिया भी इसको बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उत्पत्ति स्थान जो है ये पूछा जाता है आपसे। अब बात करेंगे इसके पुष्पक्रम की, तो जो इसका पुष्पक्रम होता है उसको क्या बोला जाता है, इसके पुष्पक्रम को बोला जाता है स्पाइक, या फिर इसको क्या बोला जाता है, हेड बोला जाता है। बीज दर की अगर बात करें तो इसकी जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। अगर प्रोटीन की बात करें तो बार्ले के अंदर 11.5% जो है ये प्रोटीन पाई जाती है। वही बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 75% जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इसके जो फल का जो प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस। ध्यान रखिएगा, बार्ले के जो फल का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, कैरियोप्सिस इसके फल का प्रकार होता है। राजस्थान में जो सर्वाधिक जो बार्ले का जो उत्पादन होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन और जो बुआई होती है वो कहाँ पर होती है, जयपुर के अंदर होती है। और अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक होता है वो यूपी के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा बार्ले कहाँ होता है, यूपी के अंदर होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर के अंदर होता है। इसके पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है, स्पाइक बोला जाता है। बीज दर जो है वो 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 11.5% होती है। वहीं बात करें कार्बोहाइड्रेट, जो बार्ले के अंदर होता है 75% कार्बोहाइड्रेट होता है। फल का जो प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस फल का प्रकार होता है। राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर के अंदर, अगर बात करें भारत की तो भारत में सर्वाधिक यूपी के अंदर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके गुणसूत्र की, तो जो बार्ले के अंदर जो गुणसूत्र होता है 2n बराबर होता है 14 होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अंकुरण हेतु जो इसको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये अनुकूल टेम्परेचर माना जाता है अंकुरण हेतु। वहीं अगर बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो होता है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट टेम्परेचर होता है वृद्धि के लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दाने वो भूसे का जो अनुपात होता है वो एक अनुपात कितना होता है, 1:1.25, 1:1.25 जो है ये होता है दाने और भूसे का अनुपात। यानी कि दाना जो रहेगा आपका 1 रहेगा और 1:1 जो रहेगा वो क्या रहेगा, भूसे का अनुपात रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करें तो आप ध्यान रखिएगा कि जो है वो क्या है, स्वपरागित सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर होता है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में कहाँ होता है, यूपी के अंदर सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो है विश्व की सबसे प्राचीन खाद्यान्न फसल हैं। ये क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन खाद्यान्न फसल हैं। ध्यान रखिएगा, जो है वो क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन खाद्यान्न फसल जो है वो बार्ले है। इसकी खेती कब से मानी जाती है, इसकी खेती मानी जाती है 7500 ईसा पूर्व जो है इसकी खेती मानी जाती है। डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनको क्या है, जौ की रोटी खाना चाहिए, वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। डायबिटीज़ के लिए जो है इसकी जो रोटी होती है वो किनके लिए होती है, जो डायबिटीज़ मरीज़ हैं, डायबिटीज़ रोगी हैं, उनके लिए इसकी जो रोटी होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। डायबिटीज़ रोगियों के लिए जो है इनकी रोटी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है।
चलिए बात कर लेते हैं कि इसके जो भंडारण के जो समय नमी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। भंडारण हेतु नमी, भंडारण हेतु जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए, 10 से 11% जो है इसके अंदर नमी रहे तब इसका भंडारण किया जा सकता है। वहीं बात करें तो इसमें जो सूत्रकृमि की रोकथाम है तो इसको क्या है कि फसल चक्र में मेथी के साथ में इसको लेते हैं। सूत्रकृमि की जो रोकथाम है तो फसल चक्र में इसको क्या करते हैं, मेथी के साथ में इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी जो एक वैरायटी है, जिस वैरायटी को बहुत ही प्रसिद्ध वैरायटी है जिसको बोला जाता है डोलमा बोला जाता है। ये जो डोलमा वैरायटी है, डोलमा जो किस्म है, ये किस्म क्या है, भूसी रहित है। कौन सी, भूसी रहित किस्म इसको बोला जाता है, भूसी रहित किस्म है डोलमा। ये आपसे पूछा जा सकता है जहाँ एग्जाम में कि बारले की कौन सी किस्म जो है वो भूसी रहित है, तो वो कौन सी किस्म होगी, डोलमा किस्म है जो कि भूसी रहित किस्म है। चलिए, जौ का जो उपयोग होता है वो किस में आता है, जौ का जो उपयोग होता है वो किन किन चीज़ों के लिए होता है। जौ का जो उपयोग होता है ये माल्ट बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अलावा शराब बनाने के लिए, शराब बियर बनाने में इसका उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, शराब बियर माल्ट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो माल्ट के लिए जो इसकी जो वैरायटी है वो कौन कौन सी वैरायटी है माल्ट बनाने के लिए, इसकी जो वैरायटी है वो है अंबर। इसके अलावा RD-137 जो है ये माल्ट बनाने के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है। छिलका की बात, जैसे डोलमा जो है वो क्या है, भूसी रहित किस्म है, माल्ट बनाने के लिए अंबर RD-137 है। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि जो इसकी जो किस्म है, ये म्यूटेंट जो वैरायटी है, इसकी म्यूटेंट वैरायटी जो है, ये है BM4 जो कि कहाँ किसके द्वारा निकाली गई थी, IARI नई दिल्ली, यहाँ से इस वैरायटी को निकाला गया था। इसके द्वारा इस वैरायटी को क्या किया गया था, निकाला गया था। बहुत ही सिंपल सा एक क्रॉप है ये, जो कि क्या है, शोभ परागित है। इसका वानस्पतिक नाम होर्डियम वल्गेर, कुल ग्रेमिनी, उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया इथोपिया है। विश्व की सबसे प्राचीन खाद्यान्न फसल है। 1700 ईसा पूर्व जो है इसका माना जाता है। इसकी जो रोटी होती है डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उपयोग की अगर बात करें तो माल्ट बनाने के लिए, शराब बियर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माल्ट के लिए कौन कौन सी वैरायटी है मैंने आपको बताया, अंबर RD-137 जो है वो बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है। डोलमा जो है किस्म, ये भूसी रहित किस्म होता है। भूसे और दाने का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 1:1.25 होता है। भंडारण के केस में जो नमी की मात्रा होनी चाहिए वो 10 से 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर की अगर बात करें तो अंकुरण के समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि वृद्धि है तो टेम्परेचर 12 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गुणसूत्र जो होते हैं वो 2n = 14 होते हैं। सर्वाधिक राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर में सर्वाधिक होता है, जबकि भारत में ये यूपी में सर्वाधिक होता है। इसके जो फल का प्रकार होता है वो कैरियोप्सिस होता है और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है 75% होती है, जबकि प्रोटीन की मात्रा 11.5% होती है। बीज दर 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर चाहिए। इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो क्या कहलाता है, ये स्पाइक कहलाता है। बीज दर की जब बात आ गई तो यहाँ पर मैं उपज को भी यहाँ पर साथ में ले लेता हूँ। तो इसकी जो उपज होती है वो कितनी होती है, 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। ठीक है, ये होती है सिंचित क्षेत्र के अंदर। और अगर बात करें असिंचित जो क्षेत्र हैं वहाँ की बात करें तो लगभग 10 से 15 क्विंटल जो है पर हेक्टेयर इसकी पैदावार हमें मिल जाती है। इसके अलावा बात करें तो होर्डियम इरेगुलर जो है ये क्या होता है, इस प्रजाति में 6 पंक्तियां या फिर 2 पंक्तियों वाली बाली पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि जो होर्डियम इरेगुलर जो है इसके अंदर क्या होता है, 6 पंक्तियों या 2 पंक्तियों वाली
बालियां पाई जाती है, बालियां पाई जाती हैं। जौ का जो एक जिसमें आवर्तकंड जो रोग हैं, जौ का जो रोग है आवर्तकंड जो रोग है, ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है कवक के माध्यम से ये रोग फैलता है, जिसका नाम क्या है? अस्टिलेगो ओर्डियाई होता है। कौन सा है? ये क्या है? आवर्तकंड जो है ये जौ का एक प्रमुख रोग होता है। ये किसके द्वारा होता है? ये कवक के द्वारा होता है। इसका क्या नाम है? इसको बोला जाता है अस्टिलेगो ओर्डियाई बोला जाता है। ये क्या है? जौ का प्रमुख रोग माना जाता है। किस्मों की अगर बात करें तो किस्में जो हैं आपको याद रखनी है। इसकी किस्में जो हैं, जो राजकिरण जो इसकी वैरायटी है, ये मूल्या रोग रोधी किस्म है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सी किस्म है? ये मूल्या रोग रोधी किस्म इसको बोला जाता है। मूल्या रोग रोधी किस्म माना जाता है इसको, राजकिरण को। इसके अलावा अगर बात करें डोलमा की, हमने पहले बात की थी। डोलमा जो है ये भूसे रहित किस्म है। इसके अलावा RD37, RD2035, RD31, ये क्या है? शुष्क खेती के लिए, शुष्क खेती हेतु उपयोगी है। ध्यान रखिएगा, शुष्क खेती जहाँ पर सिंचाई की उपलब्ध सुविधा नहीं है, इरिगेशन असिंचित क्षेत्र है, वहाँ पर ये बहुत ही अच्छी फायदेमंद है। इसके अलावा अगर बात करें जो किस्म है RD387, ये क्या है? सूत्रकृमि रोग रोधी है। कौन सी है? सूत्रकृमि रोग रोधी किस्म इसको माना जाता है। जबकि मूल्या रोग रोधी कौन सी थी? राजकिरण है। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो सूत्रकृमि की जो रोकथाम है, तो क्या है, इसको क्या करते हैं हम? फसल चक्र में मेथी के साथ में लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सूत्रकृमि की रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं? फसल चक्र में मेथी के साथ में इसको लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बिलाडा 2, जिसको हम इस तरह से बोल सकते हैं BL2 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये क्या है? लवण सहनशील किस्म है। कौन सी है? लवण सहनशील किस्म इसको माना जाता है। लवण सहनशील किस्म इसको माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जो इसकी बार्ले की जो रत्ना किस्म है, ये क्या है? ये आइशार द्वारा इसको निकाला गया था। आइशार द्वारा इसको निकाला गया था कि ये ऊसर भूमि के लिए उपयुक्त है। कौन सी? रत्ना जो किस्म है ये क्या है? ऊसर भूमि हेतु उपयोगी है। ऊसर भूमि हेतु उपयोगी है। ये कहाँ से, किसके द्वारा निकाली गई थी? ICAR द्वारा इसको निकाली गई थी। वहीं अगर बात करें जो की किस्म है RD103, ये क्या है? एक बोनी किस्म है। कौन सी किस्म है? एक बोनी किस्म है। बिलाड़ा जो है ये कौन सी है? लवण सहनशील है। इसके अलावा अगर बात करें तो 6 रो जो है प्रजाति, जिसके अंदर हम 6 रो प्रजाति के अंदर इसके अंदर हम ले सकते हैं आज़ाद वैरायटी जो है, इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आज़ाद हो गई, इसके अलावा ज्योति हो गई। ये क्या है? 6 रो वाली किस्में हैं। छिलका रहित की अगर बात करें तो छिलका रहित में आपके डोलमा जो है, ऑलरेडी आपसे बातचीत हो चुकी है डोलमा के बारे में। डोलमा के अलावा अगर बात करें तो डोलमा के अलावा हमारे जो हैं हिमानी, कैलाश, करण 3, ये क्या है? करण 3, यहाँ डोलमा लिख देता हूँ मैं। डोलमा ये जो है ये कौन सी है? ये किस्में हैं छिलका रहित। कौन सी किस्में हैं? छिलका रहित किस्में हैं। चलिए, माल्ट के लिए आपको पहले बता चुका हूँ कि अंबर और RD137 जो है वो माल्ट के लिए उपयोगी है। म्यूटेंट वाला BM4 जो है वो IARI नई दिल्ली द्वारा इसको निकाला गया था। वहीं अगर बात करें उर्वरक की बात करें तो बार्ले के लिए जो उर्वरक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK का जो रहता है वो क्या रहता है? 80:60:40, यानी कि 80 किलोग्राम चाहिए हमें नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 ग्राम पोटेशियम की
पोटास की ज़रूरत होती है, पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट होती है। ध्यान रखिएगा, किलोग्राम पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो रोग लगता है, कौन सा रोग लगता है? आवर्त कंडवा रोग लगता है, जो कि एस्टी लघु होर्डाई द्वारा होता है। ये क्या होता है? बाह्य रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बाह्य रोग होता है। इसके अलावा लूज स्मट जो है, इसकी अगर और रोग की बात करें तो कौन सा रोग है? लूज स्मट रोग। कौन सा रोग? लूज स्मट जो रोग हैं, ये भी इसके द्वारा होता है। ये होता है अस्टिलेगो न्यूडा द्वारा होता है। ये क्या होता है? अंतःबीजोड़ रोग होता है। कौन सा होता है? अंतःबीजोड़ रोग। कौन सा होता है? लूज स्मट रोग अंतःबीजोड़ रोग होता है, जबकि आवर्तकंड जो है ये क्या है? बाह्य रोग होता है। ठीक है, चलिए सबसे अगर बात करें हानिकारक कीट की, अगर कीट के बारे में बात करें तो जो बारले का जो सबसे हानिकारक कीट होता है वो होता है सफ़ेद एंटस। इसके अलावा दीमक, कटवर्म, ये कीट जो हैं ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं बारले को। उपज की बात हम कर चुके हैं कि इसकी जो उपज हैं ये पर हेक्टेयर, जहाँ पे सिंचित क्षेत्र है वहाँ पर 30 से 40 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार हो जाती है, जबकि जो असिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर 10 से 15 क्विंटल जो है पर हेक्टेयर उत्पादन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। बने रहिए इसी और सपोर्ट देते रहिए अपना। थैंक यू सो मच।